बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं अबू ज़र मौज़म। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियों में इजाफ़ा हो रहा है और मौसम की शिद्दत में जैसे इजाफ़ा हुआ, वहीं पर मैदानी इलाकों में पंजाब के खुसूसन धुंध जो है वो ख़ासी ज़्यादा हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो वहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी भी हो रही है और फिर बारिशें भी हो रही हैं। और इस हफ्ते में ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में बारिशों का सिलसिला भी एक दफ़ा फिर आ जाएगा। और फिर इसके साथ साथ सिंध, केपी, बलोचिस्तान में भी ख़ासी सर्दी पड़ रही है। वहीं पर धुंध भी है और आलूदा फ़ज़ा में भी इजाफा हुआ है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो एक ही है इसका तरीक़ाकार कि आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। और इसके साथ साथ जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल भी रिलीज़ निकाली गई PDM की जानिब से, और फिर वहाँ पर वज़ीर आज़म ने भी एक जगह पर ख़िताब किया और भरपूर ख़िताब किया। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। जो तुम्हारी रखवाली करते हैं वो कहते हैं हमें कुछ ना कहो, तुम जानो और इमरान जाने। मौलाना ने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहते हैं तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, तुम जानते थे कि तुम नालायक हो और तुम इस मनसब के लिए अहल नहीं, तो फिर तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। मरीम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। हराम की कमाई का रास्ता इख्तियार करने वाले सियासतदान आज इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पताल जा रहे हैं और कभी मुल्क से बाहर। बच्चे मफरूर हैं, चोरी छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में खिताब। सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट ले गई। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते। खुफिया बैलेटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त होती है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 111 अफराद जान से हाथ धो बैठे। एक दिन में 2256 नए केसेस रिपोर्ट। इंतकाल कर जाने वालों में 61 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे। सईद गनी ने आइंदा साल जनवरी में भी तालीमी इदारे ना खुलने का इंदिया दे दिया। उधर पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में 25 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। तमाम स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। असातिज़ा भी स्कूल नहीं आएंगे। अपने फ़न के जरिए लोगों में खुशियां बांटने वाले लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर की 70वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। आज भी वो मुद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। तो टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं और अब हम नजर डालेंगे कि कल होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किस पॉलिटिकल लीडर ने कहां पर क्या कहा। तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। लेकिन तुम्हारी बहन अलीमा खान साहिबा, उसको NRO देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, ठीक है ना। बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये 2 रास्ते थे, वो भी होती है मुल्क का सरबराह बनना। लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। कत्तन किसी ने इनके साथ NRO की बात नहीं की। उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा, तो हमें उसमें से NRO की बू आई। किसी को, मुझे या शाह साहब को या किसी को ये कहते हैं कि हम इमरान खान के एजेंट हैं, तो हमें बड़ा फख्र है कि हम इमरान खान के
हर आदमी मुझे आके कान कह रहा है जी मेरे साथ क्या हुआ, मैं आके आपको बताता हूँ। तो ये क्या है, ये खौफ और हरास किस चीज़ का है भाई? चेयरमैन नैब आएंगे, वो खुद ही आएंगे, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेट नहीं करेंगे, वो एक एक्स जज हैं। तो ये गिरफ्तारी की जो आपने अफवाह उड़ाई हुई है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। PIA का फैसला कर लिया गया कि भाई PIA को इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों भाई? कराची कोई मफतूआ इलाका है? कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कराची कोई दुश्मन की कोई टेरिटरी है? इनका मेयर अरबों रुपए की करप्शन करके आज बाहर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है। ये इमरान खान की दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ तो नवाज शरीफ की तरफ और मौलाना फजल रहमान की तरफ नैब के लेटर भेज रहे हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद लेबर का महकमा चूंकि डिवॉल्व हो गया है, लिहाजा ये नहीं कह रहे हैं कि UBA को डिवॉल्व करो, ये नहीं कह रहे हैं कि वर्कर फंड को डिवॉल्व करो, वो ये कह रहे हैं कि इनके जो एसेट्स हैं उनके एसेट्स की तकसीम करें आप सूबों में। मतलब हम ये बात समझ। भरपूर खिताबात भी हुए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी रद्द-ए-अमल दिया और वहीं पर मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और इसके साथ साथ हमने देखा है कि दीगर पॉलिटिकल लीडर्स भी बोलते रहे और क्या क्या जो है इज़हार ख्याल किया। इसके साथ साथ एक और अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई, वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट या फिर शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो चुकी है अब सेनेट इलेक्शंस को लेकर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट या फिर शो ऑफ हैंड के जरिए कराने से मुतालिक रेफरेंस पर दस्तखत करने के बाद हुकूमत ने अदालत से रुजू किया है और राय मांगी है और फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते और सेनेट इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराए जाते हैं और सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। अब ये राय मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या तशरीह करती है, ये एक अहम सवाल है। और इसके साथ साथ फिर जो तारीख दी गई है मार्च के 12 से पहले, एक महीने से पहले तक इंतखाबात हो सकते हैं, उसके क्या मुहरक़ात होंगे, फिर ज़िमनी इलेक्शन भी आने वाला है, उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और फिर इसके साथ साथ शेड्यूल की बात अगर की जाए तो PDM का शेड्यूल भी जारी है और वो भी भरपूर एक्टिव दिखाई देते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब इस तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट और फिर सेनेट इलेक्शन पर क्या हो सकता है, हुकूमत क्या राय रखती है और फिर जो अपोजिशन है वो क्या करने जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े और फिर सेनेट के इलेक्शंस में आपस में क्लैश हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब वक्त देने के लिए। जैसे कि हमने देखा है कल भी रैली निकाली गई मैदान में PDM की जानिब से और फिर खिताबात भी जो हुए बड़े भरपूर थे। इस तरह से जो इस वक्त रैली निकाली जा रही है, अगर खुसूसन हम PDM का जिक्र करें और वहीं पर इस्तीफ़ों की बात भी हो रही है, ये कहाँ पर आप जाती हुई सिचुएशन देख रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने जो सिलसिला जलसे जुलूसों का शुरू कर रखा है उसमें तो एक तत्पर सा पैदा हो गया था। जो लाहौर का जलसा हुआ उससे तो मेरा ख्याल ये है कि सब लोग जिन्होंने वहाँ जाके देखा है, जिसके बारे में लिखा है कि तवक्कुआत से कम लोग थे और वो उस लिहाज से कामयाब नहीं है जिस लिहाज से कि हम लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। वहाँ से भी लोग आए लेकिन वो कोई तारीखी जलसा नहीं हो सका जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो उससे जो लगता तो तासुर पैदा हुआ है वो ये है कि PDM में कोई जान नहीं है, वो कोई अवाम को मुतहर्रिक नहीं कर सके। कल का जलसा फिर कोई और कुछ जलसे करने के बाद वो फिर आगे क्या करते हैं उसके बारे में कुछ अंदाजे तो हैं कि जी वो इस्लामाबाद में आके यहाँ पे पड़ाव करेंगे, धरना देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। तो जो तकरीरें कल हुई और जो बातें आपने उनकी सुनवाई को नई बात उनमें उसमें नहीं है और ऐसा लगता है कि जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब की इमरान खान से कुछ ज़ाती दुश्मनी है और यही जो नफरत की और ज़ातियात की आती है वो बातें जो उनके ख़ानदान के हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कर रही थी वो हुई है। तो सियासत में तो
पॉलिसियां होती हैं, असूल होते हैं। लेकिन साहब आपने कहा कि अपोजिशन में जो बात की गई है वो थोड़ी ज़ाती नवीयत की है, तो वहीं पर अगर इमरान खान साहब का अग्रेशन देखें वो भी खासा ज़्यादा नज़र आया कल के जो खिताब में जो पुलिस अकेडमी में उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि हराम की कमाई खाने वाले आज इबरत का निशान है, और इस तरह से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी इस वक्त थोड़े टेंटेटिव हैं और सिचुएशन को देख कर थोड़े से वो परेशान लग रहे हैं? आप मैं नहीं समझता वो परेशान है, लेकिन वो जो हराम की कमाई खाने वालों की बातें वो तो हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं कि गरीब किसी मुल्क का पैसा लूटना, और जाहिर है कि जितना पाकिस्तान को वाहिद मुल्क नहीं है, जितना तरक्की पजीर ममालिक हैं अभी तक 70 साल के बाद धक्के खा रहे हैं, अवाम में बेचैनी है, मायूसी है, सेहत तालीम का निज़ाम दरम बरम है, तो उसमें जो हुक्मरान तबकात हैं ये उनकी करप्शन की वजह से, उनकी हराम की कमाई की वजह से मुल्कों का ज़वाल होता है, और पाकिस्तान की तारीख कोई मुख्तलिफ नहीं है। और इमरान खान तो 20 साल से, क्या अब तो 25 साल होने वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वाहिद मसला ये मरूसी हुक्मरान है, ये ख़ानदान है जिन्होंने कि सियासी जमातों पर कब्जा कर रखा है। सियासी जमातें देखें हर मुल्क में होती हैं, लेकिन सियासी जमातें कोई ख़ानदानी तो नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहाँ से लिया है जमीयत उलमा इस्लाम? और भी तो लोग थे, मुफ्ती महमूद साहब उसके हिस्सा थे। इसके बाद लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से कराया जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन उसका तरीका का इसमें कोई शक नहीं है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। रसूल साहब एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपने कहा कि इमरान खान साहब का जो हमेशा से वो इसी पर बात करते कि करप्शन का पैसा, और फिर इसके साथ साथ ये जो मरूसी सियासत है, करप्शन का अगर खुसूसी हम जिक्र करें तो हमने देखा है कि एहतसाब का अमल अपनी जानिब तो जारी है, लेकिन क्या उससे कोई रिजल्ट्स निकले अब तक 2.5 सालों में? जो परफॉर्मेंस है नैब की या ओवरऑल जो डिपार्टमेंट्स की, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव जा रही है? करप्शन के मसाइल जो हैं वो निज़ाम में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी हिस्सादार हैं कि हुकूमत का काम है कि जो नैब का इदारा है उसको खुली छुट्टी दे, और ये नैब जो है जाहिर है कि उस जमाने की बनी हुई है जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, और चेयरमैन भी ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मिलकर लगाए थे। तो इदारे ये अलहदा होती है, हुकूमत का हिस्सा कभी नहीं होना चाहिए, नादिया को हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए ताकि एहतसाब अपने तौर पे कर सकें। अगर वो इस इदारे को कहते हैं कि इमरान खान चला रहा है तो ये नामुनासिब है, लेकिन यह है कि ये तो इदारे के ऊपर आता है वो अपने आप का दिफा करे। अगर उसकी कानून में खामियां हैं तो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर उसको हल कर सकती हैं। मुकदमा देखें 20-25 साल से चल रहे हैं, और ये देखें कि फैसले किसने करने हैं? हुकूमत ने करने हैं। अगर इमरान खान के बस की बात हो तो ये सबको अगले दिन बंद कर दे, वो तो नहीं कर सकता। जो बंद करना है तो वो तो अदालतों ने बंद करना है। ये अदालतों से आप पूछें, या हम भी पूछ सकते हैं कि आखिर 20 साल तक मुकदमे क्यों चल रहे हैं, या प्रोसिक्यूशन क्यों वीक है, जो इल्ज़ामात हैं वो साबित क्यों नहीं हो पाते। ये तमाम जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं तो उनको परफॉर्म करना चाहिए। रसूल बख्श साहब एक और चीज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि PDM अभी तहरीक चला रही है और फिर आगे कहाँ तक जाती है, बातें तो बड़ी की जा रही हैं, लेकिन इस्तीफ़ों का अगर खासकर हम जिक्र करें तो इस्तीफ़े नून लीग ने तो जमा करवा दिए अपनी तमाम पार्टी की आदत को, और वो जब वक्त आएगा तो वो कहते हैं हम पेश भी कर देंगे स्पीकर के पास। ये जो इस्तीफ़ों की सियासत है और इसके साथ साथ सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं, ये किस तरफ सिचुएशन जा सकती है? रसूल बख्श साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे, अभी कॉल ड्रॉप हो गई उनके साथ। अब जो सिचुएशन इस वक्त, जो सवाल हमारा भी है वो यही है कि जो अभी ये कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े जमा करवा दिए गए हैं नून लीग की जानिब से, वहीं पर पीपल्स पार्टी का भी अपना मौक़िफ़ है, वो भी अभी वक्त का इंतज़ार कर रही है, सही वक्त पर आएंगे तो फिर ही हम इस्तीफ़े जमा कराएंगे। फिर इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात की अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए तो सेनेट के इंतखाबात के लिए अब जो सदर ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट की और शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, और अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो फिर सेनेट के इंतखाबात पहले हो जाएंगे। और उसके असरात क्या होंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये भी कह दिया कि अप्रैल में या फिर मार्च में हमें धरने पर जाना चाहिए, फरवरी या जनवरी मौसम जो है वो ठीक नहीं होगा। अब मौसम वो सियासी ठीक नहीं होगा या फिर जो वेदर का वो जिक्र किया था राना सनाउल्लाह साहब, ये तो वही जानते हैं। रसूल बख्श साहब, जिस तरह से हमने जिक्र किया है, आपसे मैं पूछ रहा था ये कि जो इस वक्त बात की जा रही नून लीग की जानिब से इस्तीफ़े नून लीग ने अपनी क़यादत को तो जमा करा दिए, लेकिन आगे ये देखा जा रहा है कि सेनेट के इंतखाबात भी आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा PDM में कन्फ्यूजन पाई जाती है। ये क्या सिचुएशन हो सकती है?
देखिए, इस्तीफा अगर देते हैं तो नुकसान किसका है? अगर मौलाना फजल रहमान देते हैं तो उसको तो कोई नुकसान नहीं है, चकजई देती हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। इन जितना 11 पार्टियां हैं, 11 पार्टियों में से जो काबिल जिक्र है वो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। बिल्कुल। अगर ये पहले अगर ये दे देते हैं इस्तीफा तो उसके सेनेट के तो इंतखाबात हो जाएंगे। उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आईनी तौर पर कोई रुकावट हो सकती है कि क्या ये आइन में तो ऐसी बात मेरे नज़दीक तो कोई नहीं लिखी हुई कि इतना पूरी होने चाहिए तो तब जाके आप इंतखाबात करें। और ये भी है कि उस वक्त तक उनके जो इस्तीफा हैं वो मंजूर ही ना हों, और अगर वो इंतखाबात से, सेनेट के इंतखाबात से ये जमातें अलहदा रहीं, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सेनेट में फिर वो तो मुंतखब उनके लोग तो नहीं हो सकेंगे। जी जी। फिर तो पीटीआई के ज्यादा लोग हो जाएंगे और उनकी मेजॉरिटी वैसे भी बनती है मार्च में, जो अंदाजे लगाए जा रही हैं, फिर तो उनकी वाज़ेह अक्सरियत होगी। तो वो मैदान कोई भी समझदार सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं छोड़ना चाहेगा। ये सब बातें हैं, लेकिन ये इस वक्त ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मफाद हैं, सिंध की हुकूमत जो पिछले कई दहाइयों से वो किए जा रहे हैं, ये 6वीं या 5वीं या 6वीं उनकी हुकूमत है सिंध में। कारकर्दगी जो भी हो और जो कुछ भी सिंध के साथ हुआ है वो सबके सामने है। लेकिन अगर एक दफा उन्होंने इक़्तिदार सिंध का छोड़ दिया तो इसके बाद शायद फिर उनकी 6वीं या 7वीं या 8वीं बारी कभी लग ना सके, तो वो सोच समझ के फैसले करेंगे। इसलिए जो कहा जा रहा है कि वो ज्यादा वक्त मांग रहे हैं, अभी फैसला नहीं, तो इसलिए तो मोमेंटम है पीडीएम का वो तो टूट चुका है। अगर इनमें कोई जान होती तो शुरू में जब उन्होंने जैसे किए थे, आपने जिक्र किया है कि मोमेंटम टूट चुका है, लेकिन एक जानिब मोमेंटम टूटने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, शेड्यूल ना हो, लेकिन शेड्यूल तो पीडीएम ने जारी कर रखा है, इस्तीफों का भी और फिर आगे तहरीक का भी, लॉन्ग मार्च का भी, धरने का भी। लेकिन जो सेनेट का इंतखाब है, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना हो तो सेनेट का इंतखाब उस तरह से पूरा नहीं हो सकता। आप ये बताएं कि ये 1 महीना पहले कराने की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे सदाती रेफरेंस भी अब दायर हो चुका है कि शो ऑफ हैंड के जरिए होने चाहिए। ये क्यों किया गया? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत चाहती है कि जितना जल्दी उनकी अक्सरियत होगी सेनेट में, उससे उनकी जो पॉलिसियां, जो कानून साजी है वो भी होगी। और फिर इसके बाद उनकी हुकूमत का जो अंदाजा है मेरे नज़दीक वो ये है कि इनकी सब कोशिश यही है कि सेनेट के इंतखाबात किसी तरीके से रुकवाए जाएं और उससे पहले हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए। तो जब सेनेट के इंतखाब हो जाएगा उसके बाद फिर अगर हुकूमत चाहे भी सही दबाव में आए या ये देखे कि आगे नहीं चल रही, उनकी अक्सरियत नहीं है, तो पार्लिमानी निज़ाम में एक चीज़ बिल्कुल गुंजाइश रखती है कि मिड टर्म इलेक्शंस करा दिए जाए। तो ये इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि जब हुकूमत की कारकर्दगी इतना कोई आला ना हो, लोगों में मायूसी भी हो, तो क्या कोई हुकूमत मिड टर्म इंतखाबात करा सकती है या नहीं। लेकिन अगर मुल्क के अंदर बहरान हो तो उन बहरान को हल करने के लिए इंतखाबात एक रास्ता होते हैं। बाकी चीज़ें बाद में, पहले सेनेट का इंतखाब। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने गुफ्तगू की पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर, फिर सेनेट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और उनकी जो डेट पहले लाई जा रही है उसकी क्या वजह हो सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और मामला जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है, वो डिस्कशन उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए, वो है कोरोना के केसेस। कोरोना केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। हमें इस पर भी बात करनी है कि पाकिस्तान की आवाम सोचती है क्या एहतियात कर रही है नहीं, या फिर नहीं कर रही है। दुनिया भर में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और वैक्सीन के हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कोरोना केसेस के हवाले से। कोरोना केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में खुसूसन पाकिस्तान में कोरोना मजीद 111 जाने ले गया है। हलाकतों की तादाद 9668 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 2256 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई। और अगर फॉल केसेस यानी कि एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो वो अभी 38,268 तक तादाद पहुंच चुकी है। तो इसका एक ही हल है कि आप लोग इसको समझें कि कोरोना है, और अगर कोई ये कहे कोरोना नहीं है तो वो इंतहाई जो है नाजेबा बात है। और बिल्कुल इसमें अब तो कानून भी बन रहा है कि अगर कोई ये कहता है कि अगर कोरोना नहीं है तो फिर उसको फ़ाइन किया जाए, क्योंकि ये पहले बिलीव करना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने SOPs को फॉलो करना है। फिर इसके साथ साथ जहाँ पर
हमने ओवरऑल बात की कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं पर लॉकडाउन का जिक्र किया जाता है और लॉकडाउन में सबसे पहले स्कूल्स की बात की जाती है कि स्कूल्स कब दोबारा खुलेंगे। तो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने कहा है कि स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से कि जनवरी में स्कूल खुलने के इम्कानात कम है। सईद गनी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल को देखकर उन्हें नहीं लगता कि अगले माह जनवरी में स्कूल खुलेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस बार बच्चे बग़ैर इम्तिहान प्रमोट भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे पहले हुआ था, क्योंकि मौजूदा साल मार्च से सितंबर तक तालीमी इदारे बंद थे और फिर बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के प्रमोट किया गया, लेकिन सितंबर से महलावार तालीमी इदारे खोले गए। ताहम मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही नवंबर के आखिरी हफ्ते से तालीमी इदारे जनवरी 2021 तक बंद करने का जो फैसला किया गया उस पर अब नज़रसानी होनी है। तमाम वज़रा जो हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और आइंदा चंद दिनों में ये फैसला भी हो जाएगा कि 10 जनवरी के बाद स्कूल्स खुलने हैं या फिर नहीं खुलने। तो 2021 तक अब जो आने वाला साल है उसमें ये फैसला कर लिया जाएगा जनवरी 2021 तक। इसके साथ साथ अगर NCOC की बात की जाए तो पहले हफ्ते में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक वो जायज़ा भी देगी। अब जहाँ पर हम कोरोना केसेस की बात करते हैं वहीं पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये कब आएगी, वो है वैक्सीन। अब वैक्सीन अमेरिका में और इसके साथ साथ UK में और फिर सऊदी अरब में भी बाकायदा तौर पर लगाना का अमल शुरू कर दिया गया है। सिंगापुर में भी इसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं और इंशाल्लाह ये कहा जा रहा है कि मार्च के अवाइल तक या फिर मार्च या अप्रैल तक मैक्सिमम वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद हो जाएगी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन फाइज़र की वजह से होने वाली एलर्जी पर अब रिसर्च शुरू की जा रही, क्योंकि इब्तदाई दिनों में ये बताया जा रहा था कि एलर्जी भी कुछ लोगों को शिकायत हुई है। गैर मुल्की खबरें एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कौमी इदारा सेहत यानी कि NIH ने कोरोना वैक्सीन फाइज़र से मुख्तलिफ लोगों को होने वाली एलर्जी की वजूहात जानने की कोशिश शुरू कर दी है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये एक रूटीन मैटर है या फिर ये वाकई सिर्फ वैक्सीन की वजह से हुआ है। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे वजूहात जानने की कोशिश अभी इब्तदाई मराहिल में है, ताहम तवक्को ये भी की जा रही है कि वैक्सीन से होने वाली एलर्जी के मामले को हल कर लिया जाएगा और ये जल्द से जल्द करना ज़रूरी भी है ताकि लोगों का एतमाद एक बार फिर वैक्सीन पर बहाल हो जाए। अमेरिका में अब तक फाइज़र वैक्सीन से मुतादिद अफराद को एलर्जी हुई है, जिसकी वजह से अमरीकी शहरियों में वैक्सीन से मुतालिक खौफ व हरास भी पाया जाता है, जिसको दूर करना, जो तशवीश पाई जा रही है उसको दूर करना इंतहाई ज़रूरी भी है। कोरोना वैक्सीन की वजह से शहरियों में खौफ को ख़त्म करने के लिए अमरीकी नौमुंतखब सदर और अमरीकी नायब सदर TV पर कोरोना वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, यानी कि जो बाइडन ने इसके हवाले से ओपनली बात भी की और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद वैक्सीन लगवा रहा हूँ, इससे कोई ख़तरा किसी को नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अफराद जो हैं जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, गवर्नर पंजाब भी हैं, उन्होंने भी खुसूसी तौर पर वैक्सीन लगवाई। अब वैक्सीन का अमल तो एक तरफ जारी है, ट्रायल जारी हैं, लेकिन कमर्शियली जब ये वायबल हो जाएगी और सबको मिलना शुरू हो जाएगी तभी इसके असल हक़ाइक़ और फिर इसके साथ साथ जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं या रिजल्ट्स हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। फिर जहाँ पर हम बात करें कोरोना केसेस की, क्योंकि वैक्सीन तो अभी मिलना मुश्किल है हर एक को और ये कहा जा रहा है कि 2021 के एंड तक भी पूरी दुनिया में आधी पॉपुलेशन को भी वैक्सीन नहीं मिल सकेगी। तो तब तक क्या करना है, तब तक आपने SOPs को फॉलो करना है, क्योंकि केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। अब अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो अब तक 7,84,20,000 से ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अमवात जो हैं वो 17,25,199 तक पहुँच चुकी हैं, जो कि इंतहाई काबिल तशवीश हैं। और ये भी हमें देखना होगा कि किस तरह से केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना के 5,51,85,000 से ज़्यादा मरीज़ अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं। रिकवरी रेशो इसकी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। 2,15,09,000 से ज़्यादा इस वक्त ज़ेर इलाज हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका में अगर बात की जाए खुसूसी तौर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर भी अमेरिका हुआ है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल भी है। 3,30,824 अब तक अमेरिका में अमवात हो चुकी हैं। 1,86,84,000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ अमेरिका में ही रिपोर्ट हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जानलेवा भी हो सकती है और जो ज़िंदगी है इसकी वजह से किस कदर मुतासिर हो सकती है। फिर उसके बाद अमेरिका के बाद जो नंबर 2 पर है वो है भारत। दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत जो कि पॉपुलेशन के लिहाज से है, तो कोरोना में भी भारत का इस वक्त दूसरा नंबर है और अमवात की तादाद वहाँ पर 1,46,145 हैं और 1,75,000 से ज़्यादा अफराद इसमें अब तक वायरस का शिकार भी हो चुके हैं। थर्ड नंबर पर ब्राज़ील है। कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद वहाँ पर 1,87,322 और 72,64,000 से ज़्यादा अफराद अब तक इससे मुतासिर हुए हैं। जबकि रूस सेंट्रल एशिया का बड़ा मुल्क रूस, जहाँ पर 29,33,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, वहीं पर अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 52,461 तक पहुँच चुकी है। फिर
इसके बाद एक और ख़िता जो कि बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ वो है यूरोप, और यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ फ्रांस में 24,79,000 से ज़्यादा अफराद अब तक मुतासिर हुए हैं और 60,900 अफराद की अब तक जान चली गई है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। वहाँ पर एक बार फिर लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, यूके में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है और केसेस तो दूसरी वेव में ज़्यादा फैटल भी हैं और ज़्यादा तादाद भी उनकी बढ़ गई है। वहीं पर टर्की की अगर बात की जाए तो तुर्की में 20,43,704 अफराद में अब तक कोरोना वायरस पाया गया और 18,351 हलाकतें भी हो चुकी हैं। बरतानिया में जहाँ पर इस वक्त सेकेंड वेव ज़ोरों शोर से जारी है, वहाँ पर 20,73,000 कोरोना केसेस और 67,616 अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद जहाँ पर वेव बड़ी ज़्यादा फर्स्ट इफेक्टिव थी और उसकी फर्टिलिटी रेट भी बड़ा ज़्यादा था दुनिया में, इटली जिसका जिक्र किया जाता है, इटली में भी अब तक 19,64,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 69,214 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। तो ये जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इसका ये मतलब है कि वर्ल्ड वाइड अगर कोरोना बढ़ रहा है, केसेस रूटीन में ज़्यादा आ रहे हैं, यूरोप, अमेरिका और ब्राज़ील, फिर इसके अलावा रशिया और इंडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जबकि दीगर ममालिक में भी इसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया गया है। अगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि आप अभी भी से ही SOPs को प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो कर लेंगे तो आइंदा आने वाला 1 से 1.5 महीना आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की खुसूसी तौर पर बात करें तो पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि पहले तो लोग ये समझते ही नहीं थे कि कोरोना किस कदर इफेक्टिव है, किस कदर जानलेवा है। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। अब जब सेकंड वेव आई है तो उससे पहले लोग थोड़ा सा इजी हो गए थे कोरोना से, और अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से लोगों को ये एहसास है कि कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं और उनकी फैमिली में भी, जब किसी के फैमिली में कोरोना या किसी फ्रेंड्स में कोरोना केसेस के हवाले से पॉजिटिव केस रेशो बढ़ जाए तो फिर लोग थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में कोरोना केसेस की, उनकी फैमिली या जानने वालों में किसी में अगर कोरोना पाया जाता है तो उससे उन्होंने क्या असर लिया है और फिर क्या पाकिस्तान के लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं या नहीं, आपको दिखाते हैं। देखो, अगर कोरोना किसी के घर में हो जाता है तो जिसको कोरोना होता है उसको जो है क्वारंटाइन करा दें, उसको जो है अलग करा दें और कुछ दिनों के लिए है जो है तकरीबन 15 दिन, मेरे ख्याल में 15 दिन जो है वो 10-15 दिन उसको अलग से एक कमरे में रखना चाहिए ताकि मज़ीद जो है और घर वालों को नुकसान ना आए। और ये वबा जानलेवा है, नुकसानदेह है, इसमें कोई अभाम नहीं है। हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अगर फ्लू या नज़ला है तो हम कोशिश करें दूसरे से थोड़ा दूर रहें, उसको इस तकलीफ़ में मुब्तला ना करें। ये एहतियात है, ये हमें करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस भी होना चाहिए और हमें ज़्यादा भीड़ वाले जगहों पर भी नहीं जाना, रश नहीं बनाना चाहिए, फासला रखना चाहिए। एक वबा फैली हुई है मगर हमें तो नहीं नज़र आ रहा है, अभी तक तो हमने नहीं देखे कि कोई कोरोना से मर रहा हो यार, या वो तो ऐसे कोई नहीं है। ऐसी गरीबों का जो है ना रोज़ी आराम की हुई है यार, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि गवर्नमेंट्स के जो हमारे SOPs हैं उस पर अमल करना चाहिए और जो सोशल डिस्टेंस का कहा गया है गवर्नमेंट के जो वो हैं उस पर अमल करना चाहिए और बचना चाहिए। है कोविड के पेशेंट भी हैं, हमने देखे हैं, लिहाजा एहतियात जो है वो है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। SOPs पे अमल करना चाहिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, इंडोर डाइनिंग से वो करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, आउटडोर डाइनिंग करनी चाहिए। और यही है कि ये जो मजमू में ज़्यादा बैठते हैं लोग, उससे गुरेज करना चाहिए। देखा लोगों की मजमूई तौर पर राय क्या है, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ अभी भी लोगों को ये देखकर कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि कोरोना क्या है, हमें तो नहीं देखा, कोई बात नहीं हुई है। तो अल्लाह ना करे कोई आपके घर में या फिर रिश्तेदारों में या इसके अलावा आपके दोस्त अहबाब में कोई अमवात हो, इससे तभी आपको इससे यकीन आए। तो इससे पहले कि आप इस कदर आखिर तक जाकर यकीन अपने आप को लेके आना चाहते हैं तो आप ओवरऑल देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसका एक ही हल है कि आप इसको बिलीव करें कि कोरोना है और फिर आप SOPs को फॉलो करें, तभी ज़िंदगी आप फैमिली की बच सकती है। उसके बाद इकॉनमी आती है, इकॉनमी बचाने का भी यही तरीका है कि आप SOPs को फॉलो करेंगे, कोरोना से बचेंगे तो फिर आप अपने रूटीन मैटर्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं कि किसी भी कौम को ख़त्म अगर करना हो तो उसकी तहजीब और सकाफ़त ख़त्म कर दें तो वो कौम खुद ब खुद
ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इदारे हैं जो फ़न, सकाफ़त और ज़बान की तरवीज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उन्हीं में एक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची अपना नुमाया किरदार हमेशा से किरदार अदा करता रहा है। यूथ फेस्टिवल हो या फिर थिएटर की बात हो या फिर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये सब सहरा कराची आर्ट्स काउंसिल को जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगे जो कि गुज़िश्ता 13 साल से आर्ट्स काउंसिल की बागडोर संभाले हुए हैं और जिनकी फ़नून लतीफ़ा के लिए खिदमात जो हैं वो भी हमेशा याद रखी जाती हैं। और एक बार फिर यही हमें ज़रूरी है कहना, क्योंकि सकाफ़त अगर हमने बचानी है तो उसका एक ही तरीका है कि आर्ट्स काउंसिल किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तान में खुसूसन कराची में ये जो किरदार अदा कर रही है आर्ट्स काउंसिल, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। फिर लाहौर में भी इसके हवाले से बहुत बात की जाती है, लेकिन दूसरे शहरों में अभी उतना इस पर काम नहीं किया जा रहा, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि इस पर काम किया जाए ताकि आइंदा आने वाली नस्लें अपने कल्चर से, अपनी तारीख से और इसके साथ साथ आर्ट्स फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी रहें। फिर इसमें जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो लिटरेचर से ताल्लुक़ हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो हिस्ट्री हो और इसके अलावा लिटरेचर हो, ये तमाम जो इवेंट्स हैं ये भी बड़ा ज़रूरी होते हैं। और हमने देखा कि इस साल 2020 में ऐसे कोरोना केसेस के हवाले से ये इवेंट्स नहीं हो सके, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की यूथ को बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरफ तो इकॉनमी का नुकसान, अमवात का नुकसान, फिर इसके अलावा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कम हुई उसकी वजह से। लेकिन वहीं पर अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चरली भी पाकिस्तान को इस एक साल में, दुनिया भर में भी ये मसला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में खुसूसन क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर बचाने के लिए जिस तरह से इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन रहे हैं हमेशा से। और पूरी दुनिया से यहाँ पर फेस्टिवल जब होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल है या उर्दू अदब के हवाले से खुसूसन बात की जाए तो उसके लिए भी कराची, लाहौर में बहुत काम किया गया। फिर आर्ट्स काउंसिल ने जिस तरह से लिटरेचर के अलावा बाकी जिसमें आर्ट्स है, पोइट्री है, फिर आप पेंटिंग्स हैं, फ़नून लतीफ़ा के दीगर तमाम जो पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन सबको कवर किया। ये बड़ा अच्छा इक़दाम रहा। लेकिन अब हमने देखा है कि इस एक साल में ये कमी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही इंशाअल्लाह कोरोना फ्री हो जाते हैं पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया में, तो फिर से दोबारा से इस पर मज़ीद काम भी किया जाएगा और इसको बेहतर भी किया जाएगा। और जो कमियाँ हैं जो यहाँ पर अभी हमने अक्सर ये कहा जाता है कि इधर पाकिस्तान में खुसूसन लाहौर और कराची में, क्योंकि बड़े शहर हैं, यहाँ पर इस पर काम किया जाता है, लेकिन अभी भी कमी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कमी किस तरह से हो सकती है कि गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर आपके पास उतने फाइनेंस नहीं है, डिपार्टमेंट उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस उस तरह से क्रिएट नहीं होती है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में अवेयरनेस फैलाना वो भी बड़ा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा अगर आप यूथ को लेकर चलना चाहते हैं तो यूथ फेस्टिवल तवातर से होने भी बड़े ज़रूरी हैं। या फिर कोई भी अगर मतलब एज इन सिर्फ यूथ फेस्टिवल की बात ही नहीं है, जिसमें थिएटर की बात भी हो या फिर ओवरऑल जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उनका जो मुनक़िद कराना है उसमें रूटीन आनी चाहिए। हमने ये देखा है कि लाहौर कराची में जो डिफरेंस है एज इन दोनों में, हमने ये देखा कि जो डिफरेंस पाया जाता है दुनिया भर से वो ये है कि जो इवेंट्स हैं उनमें डिले बहुत ज़्यादा है। 3 से 4 महीने बाद कोई नया इवेंट आता है, जिसके हवाले से हमें बात भी करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इवेंट्स की जो तारीख है वो जल्द रखी जाए, उनमें जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रखी जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों के अंदर जब आप इस तरह से इवेंट्स रूटीन में बनाएंगे तो उनके अंदर इसका शौक भी पैदा होगा। फिर वेट भी जब होता है किसी चीज़ का तो उससे बड़ा बेहतर हो जाता है। ये तमाम सिचुएशन है, इस पर हमें देखना भी है, इस पर हमने बात भी करनी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आज CEO कराची आर्ट्स काउंसिल मौजूद हों और उनसे हम जानें कि किस तरह से वो इस पर काम कर रहे हैं और क्या इस पर मज़ीद काम होना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या कमियाँ हैं जो कि हमारे सिस्टम में देखते हैं और फिर हमने ये भी देखना है कि आगे आइंदा आने वाले साल में क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। और फिर हम जिस अब हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारा उनसे रब्ता नहीं होता और हम कोशिश करें कि रब्ता हो जाए तो फिर हम इन तमाम पहलुओं पर बात करें। अभी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपसे शेयर करते हैं जो कि हमने कल देखा कि सोशल मीडिया की जीनत बनी। वो ये थी कि जो मेसी हैं, लियोनेल मेसी, वो उन्होंने एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त। और वो रिकॉर्ड जनाब ये है कि स्पोर्ट्स की दुनिया का बड़ा नाम है मेसी, उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। मेसी ने ब्राज़ीलियन लेजेंड पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेले बहुत एक फेमस फुटबॉलर हैं और लेजेंड उनको करार दिया जाता है। उन्होंने एक क्लब की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर का एजाज़ हासिल कर लिया है और बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए 644 गोल उन्होंने किए हैं। 644 बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई टीम के गोल नहीं है, तो ये मेसी ने किए हैं। और ब्राज़ील के पहले सेंटोस क्लब की तरफ से खेलते हुए 643 गोल का रिकॉर्ड बनाया था पेले ने।
और अब इसके बाद अब इन्होंने रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है मेसी ने, जो कि दुनिया फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम है। मेसी ने लालिगा में रियाल डोलेट क्लब के ख़िलाफ़ गोल करके ये आलमी रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि चंद दिन पहले ये भी जिक्र किया जाता है कि रोनाल्डो हों या फिर मेसी हों, इनका मुकाबला किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कि मुकाबले तो तभी होते हैं जब आप आपस में खेलते रहें। तो खेलते रहना ज़रूरी है, और जिस तरह से मेसी खेलते हैं, रोनाल्डो खेलते हैं, ये फ़ुटबॉल की दुनिया का बड़े नाम है, बेताज बादशाह हैं, और जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए, ख़ासकर अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये इंतहाई काबिल सताइश है। और हम उनको मतलब मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक और मामले की, वो ये है जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, अहमद शाह साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ बात करें और फिर उसके हवाले से किस तरह से वो आर्ट्स काउंसिल के लिए काम कर रहे हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद शाह साहब, कैसे हैं आप? शाह साहब, आपको पहले तो बड़ी मुबारक हो, एक बार फिर आपको मुंतखब किया गया इस सीट पर। जी बहुत शुक्रिया। तो जी बताइएगा कि अब आइंदा आने वाला साल जो है, क्योंकि ये साल तो हमने देखा कि कोरोना की नज़र हो गया, किस तरह से देखते हैं आर्ट्स काउंसिल को, और किस तरह से आपने प्लान बनाया अगले एक साल के लिए? हमारा साल तो खैर कोरोना की नजर नहीं हुआ। कोरोना हमारे पास लिटरली फरवरी मार्च में आया, तो उस वक्त तो हमने वेलफेयर का काम शुरू कर लिया, आर्टिस्टों के लिए, शायरों, अदीबों के लिए। कोविड की वजह से जिनके रोजगार मुतासर हो गए थे, और फिर उस बीच में जब रिलीफ आया तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत बड़े दो थिएटर फेस्टिवल किए। एक अवामी थिएटर फेस्टिवल जो हजारों लोगों ने देखा, 24 ड्रामे किए, और एक कराची थिएटर फेस्टिवल किया। तो 47 हमने ड्रामे किए। उसके बाद फिर हमने मौसम इंसानियत कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर इस दफा हमारी 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चर्चे अभी तक सारी दुनिया में हैं। तो हमें तो जो भी वक्त मिला हम अपनी आर्ट और कल्चर की एक्टिविटीज करते रहे, लेकिन अभी सूरत हाल तो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद शाह साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने प्लान बनाया उस पर अमल दरामद भी उसी तरह से हो सके, और पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए ये अच्छा हो, और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और एक और अहम मामला जिस पर हमें डिस्कशन करनी है वो ये है कि अदालत ने गुलकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाने के केस में गुलकारा मीशा शफ़ी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत 8 मुल्ज़िमान को तलब कर लिया है। लाहौर की ज़िला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने गुलकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान विफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FIA की जानिब से चालान में गुलकारा मीशा शफ़ी, अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत 8 मुल्ज़िमान को कसूरवार ठहराते हुए ये कहा गया कि गुलकारा मीशा शफ़ी समेत दीगर मुल्ज़िमान ने अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात तो आयद किए, मगर अपने हक़ में वो शवाहिद पेश नहीं कर सकी, जिस पर अदालत ने मीशा शफ़ी और अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत 8 मुल्ज़िमान को 18 जनवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया है। और अली ज़फ़र ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने खिलाफ होने वाली इस कैंपेन से मुतालिक दरख्वास्त भी दी थी, जिसमें ये तमाम जो अफराद जो मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की सज़ा भी की गई थी। अली ज़फ़र ने FIA में दरख्वास्त के साथ ट्विटर अकाउंट्स और इमेजेस समेत दीगर रिकॉर्ड भी पेश किया था। इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई अली ज़फ़र के हवाले से। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा नुकसान किया गया, ये जो तमाम इल्ज़ामात लगाए गए, एक कैंपेन चलाई गई उनके ख़िलाफ़, और फिर जब वो कैंपेन साबित हो गई कि वो एक प्रोपेगेंडा था, तो उससे जो अब अदालत ने जो कार्रवाई की है वो तो एक जानिब, लेकिन जो अली ज़फ़र का नुकसान हुआ है वो हमेशा ये कहते हैं कि ये टारगेटेड कैंपेन जब चलाई गई तो लोगों ने मी टू और इस तरह से जो हैशटैग लगाए, उसकी वजह से उनका पर्सनली तो एक आपकी लाइफ में जो आपका नुकसान होता है वो तो है, इसके अलावा फाइनेंशियल नुकसान, जो इमेज था वो भी बड़ा ज़्यादा टार्निश हुआ है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो मनसूख हो गए, उनके जो आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स थे वो डिले हो गए, और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी हुआ है इनडायरेक्टली। आप ये देखें कि जब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है अली ज़फ़र, जब वो गुलकारी करते हैं या अदाकारी करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है, इंटरनेशनल जो वो प्रोजेक्ट्स करने जाते हैं उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है, तो वो भी नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ। इस तमाम टार्निशिंग जो एक्टिविटी थी, जो कि एक
कैंपेन थी, प्रोपेगेंडा था, वो साबित भी हो गया। और मीशा शफी और उनके साथ जो इसमें किरदार थे जिन्होंने ये सारे प्रोपेगेंडा किया, उसमें वो साबित नहीं कर सके, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें देखना चाहिए कि जो लोग ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं विदाउट एनी प्रूफ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर एक आपने इल्ज़ाम लगाया, आपने साबित कर दिया, ठीक है, साबित कर दिया, उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाए हैं और अगर आप का झूठ पकड़ा गया है, तो फिर आपके खिलाफ उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि अब अली ज़फ़र ने इसके लिए सदा की थी और उनको कसूरवार भी ठहरा दिया गया है 8 मुल्ज़िमान को, मीशा शफी समेत। तो उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है, अदालत क्या फ़ैसला करती है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तो ये ट्रायल चल रहा है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ट्रायल करते हुए किस तरह से ये आगे बढ़ता है, इनको क्या सज़ा मिलती है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एनीवे जी, मज़ीद भी अपडेट्स होंगी, कुछ मज़ीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उस पर क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और उसके मसाइल, 1100 अरब रुपया कराची के लिए बताया गया कि वो हो जाएगा। 5 सितंबर को ये अनाउंस तो किया गया था, लेकिन उसके बाद कमेटीज़ बैठी थी, कमेटीज़ बनी थी, कमेटीज़ के अंदर डिस्कशंस होती रहीं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ECC ने इसके हवाले से जो बजट है वो पेश करना है और फिर उसकी मंजूरी भी करनी है, वो मंजूरी अभी तक नहीं हुई है। तो फिर इसके बाद फिर प्लान कब शुरू होगा, फिर कराची वालों को कब इसके ऊपर रिलीफ कब मिलेगा। और ये लोग, सिर्फ हम नहीं, पूरा पाकिस्तान इसका वेट कर रहा है। कराची के लोग तो वेट कर रहे हैं, लेकिन चूँकि कराची की डेवलपमेंट, उसका असर पाकिस्तान की इकॉनमी पर होता है। तो अगर कराची ऊपर उठेगा तो पूरा पाकिस्तान ऊपर उठ सकता है। तो इसके लिए हम भी वेट कर रहे हैं कि कब इस पर काम होगा। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से वो कराची का प्लान देख रहे हैं एग्जीक्यूट होता हुआ, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM भरपूर तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, और इसके साथ साथ जो रैलीज निकाली जा रही हैं, फिर आइंदा आने वाला प्लान है। फिर इसके अलावा हमने ये देखा कि सेनेट के इलेक्शन वो बहुत बड़ा एक इशू बन चुके हैं कि क्या ये पहले हो सकते हैं और फिर इससे फ़ायदा हुकूमत को क्या हो सकता है। तभी इसके लिए सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया है और ये तमाम सिचुएशन है। और फिर कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके मसाइल, 1100 अरब रुपए का पैकेज, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कराची से हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त जो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि PDM की जो तहरीक है, जो रैलीज निकाली जा रही हैं, जो शेड्यूल जारी किया गया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको आप किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ बात जा रही है। PDM कौन सी और PDM? पापा, डैडी, मौलाना बचाओ मूवमेंट, जरदारी के बिलावल के पापा, मरियम के डैडी और मौलाना साहब खुद। अब तो तय हो चुका टर्मोइल। वो 8 तारीख को कुछ होना था, आर होगा या पार, फिर जी 8 नहीं 13 को होगा, या आर होगा या पार, ऐसा होगा वैसा होगा, इस्तीफे देंगे। जब वो तहरीक कभी नहीं चला करती जो जाती मफाद के लिए हो। अब लोगों को पहले अंदाजा हुआ था थोड़ा बहुत, लाजिम बात है, उस वक्त थोड़ी महंगाई भी ज्यादा थी, वो भी कवर हुई है, लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि ये तो सिर्फ अपनी जान बचाने की तहरीक है। और उसके बाद इन्होंने जब जुल्म किया कि कोरोना एक बहुत बड़ी मुसीबत जो इस वक्त चल रहा था, उसको उन्होंने वर्करों को, बेचारे आम लोगों को कोई रहम नहीं खाया। तो मैं समझता हूँ PDM का जनाजा लाहौर में निकल चुका है। अब तो कहते हैं अब 1 फरवरी को बताएंगे। तो PDM ना कोई टर्मोइल की तरफ जा रही है, ना कुछ जा रही है। मौलाना साहब उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मदारिस के बच्चों को लाकर खुदा न खास्ता कोई सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं देंगे। बाकी ये तो अपनी मौत भर चुके हैं। मौलाना साहब निकले थे मुल्क में अफरा तफरी के लिए, इमरान खान साहब से इस्तीफे के लिए। वो मौलाना शिरानी साहब ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। मौलाना शिरानी साहब ने कहा कि तासो सेलेक्टेड दे, इमरान खान सेलेक्टेड न दे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वो शिरानी साहब जैसे लोग, हाफिज हुसैन अहमद, 4-5 बड़े बड़े उलमाए कराम बाहर निकल आए हैं। खुद JUI के अंदर अपनी वो पड़ चुकी है, PMLN के अंदर लोग छोड़ रहे हैं उनको। तो PDM तो ये इनके तहरीक चलाई, एक्सपोज हुए, बेनकाब हुए और अब वो टर्मोइल उनके अंदर आ चुका है। वो आप कह रहे हैं कि तहरीक चलाई, नाकामी आपको नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ आपने कहा कि महंगाई थी, लेकिन ऐसा लोग नहीं समझते
ऐसे लगता है कि हमने देखा है ओवरऑल लोग अभी भी महंगाई से परेशान हैं और ये ऐसा लगता है कि सिमत जो है वो कहते हैं कि अभी दुरुस्त नहीं हो रही है। जो क्राइसिस है, चाहे वो आटा है, वीट है, इसके अलावा जो चीनी क्राइसिस है, LNG क्राइसिस, ये तमाम क्राइसिस अपनी जगह। अब तो PDM इसकी भी बात करती है, अपने हवाले से कम बात करती है, आवाम की बात ज़्यादा करती नज़र आ रही है अब। नहीं, देखिए हम लोग हकीकत पसंद लोग हैं, बिल्कुल थी, हम परेशान थे। उसके बाद जो 100 से ऊपर वाली चीनी नीचे भी आ गई और लाजिम है हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजें ठीक हैं। और मैं कहना चाहता हूँ PDM कहाँ करती है उस पर बात। PDM तो कभी फौज पे बात करती है, कभी कहती है अफगानिस्तान की बाढ़ खोल दो, कभी कहते हैं लाहौरी गद्दार हैं। PDM का नैरेटिव क्या है? कभी मज़ार कायद में घुस जाती है, PTM धमकियां देती है। PDM मतलब इनका आप देखिए ना, अगर ये नैरेटिव इनका बिक रहा होता, अगर इनका बयानिया कबूल हो रहा होता तो लाहौर इनका अपना शहर है, इनके अपने उम्मीदवार और कैंडिडेट जीते ये लोग वहां से लाहौर में। अब देखिए फारिग हो जाने का मतलब क्या है? दूसरा, सिर्फ PDM चल रही थी मौलाना साहब के सर पर, क्योंकि वहां आपको पता है कि बेचारे लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कुरान शरीफ पढ़ने, हदीस पढ़ने, दीन की तालीम के लिए। वहां जाकर अगर उन बच्चों को वहां का उनका उस्ताद मोहतरम जो है, जो JUI का हो, वो कहे कि जी आपने जलसे में जाना है, तो चीजें खराब होती हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ PDM हमारे लिए। और इस्तीफे कहाँ गए? इस्तीफे एक तरफ पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने इस्तीफे देने हैं, दूसरी जाने वो कहते हैं हमने बाई इलेक्शन लड़ना है। हमने कहा सेनेट इलेक्शन भी जल्दी करा लो, आप तो जा ही रहे हो, हम करा लेते हैं, कुछ नहीं है। इस्तीफे का ड्रामा बनाया, टोपी ड्रामा नहीं चला, ना कोई डरा। इन्होंने कहा लाहौर में हम बंद कर देंगे, आर पार कर देंगे, कोई नहीं जमा करा दिए उन्होंने। नून लीग की तमाम अरकान ने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करा दिए और सिर्फ डेट का इंतजार है कब होनी है। मतलब तैयारी तो नजर आ रही है। वो असद कैसर साहब इंतजार किए बैठे कि भाई तो क्या कहते हैं 3 इस्तीफों के शपथ देने वाले को एक उम्रे का टिकट देंगे, वो बीम चल रही है आजकल। इस्तीफा देना, असद कैसर साहब बैठे हुए हैं, परवेज इलाही साहब बैठे हुए हैं, बिजंजो साहब बैठे हुए, दे इस्तीफे जाकर। आना सिराज दरानी को पहुंचाए तो सही। हमने तो अपनी शेरवानियां वगैरह तैयार कर ली है, सिंध के अंदर भी ये जाए, इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे, दोबारा आएंगे। हमें ये जितने इलेक्शन हो इस्तीफे दें, हम तैयार हैं बाई इलेक्शन कराने को, बाई इलेक्शन लड़ने को, आवाम भी तैयार है। पिछले दिनों गल्फ मैगजीन का आपने सर्वे देख लिया होगा, जो बता रहा था कि 2023 में भी वो 82% लोग जो हैं इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और दूसरा एक वो सैंपल होता है, आपको पता है ना, किसी भी उसके लिए एक सर्वे कराया जाता है। GB का इलेक्शन इनके लिए मैं कहता हूं कि रेफरेंडम साबित हो चुका है। GB इलेक्शन जिसमें बिलावल, मरियम, तमाम लोगों ने जाके बड़े दिन वहां लगाए। GB के इलेक्शन में तमाम पापा, डैडी, मौलाना बचाओ मूवमेंट के लोग। रिश्ता नहीं रिफ्लेक्ट करता शेख साहब, क्योंकि वो तो उसकी तारीख बताती है कि जो हुकूमत होती है विफाक में, उसी की GB भी वहाँ पर बना लेती, क्योंकि कुछ मामलात हैं, फंड्स के मामलात हैं, इसके अलावा कुछ आइनी मसाइल भी हैं GB में। देखिए वो कुछ भी रहा हो, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत फिर क्यों क्लेम करते थे? ये ना जाते ना, अगर इनको नहीं था तो घर रहते हैं, सर्दी में जाके फर पहन के घूमते रहे, तस्वीरें खिंचवाते रहे, ना जाते कि जी वहां तो गवर्नमेंट बननी है, ना करते क्लेम। क्यों क्लेम कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, PTI नहीं जीतेगी, हम सब मिलकर जीतेंगे? ना करते ना। अगर आपको पता है अगर, तो भाई उन्हें क्यों पता नहीं था? एक चैनल के एंकर हमारे सीनियर साहबी को, जब अबूजर साहब को मालूम है कि GB की साइंस ये है, तो बिलावल को क्यों नहीं मालूम? अगर अबूजर को मालूम है, एंकर हमारे भाई को, तो मरियम को क्यों नहीं मालूम? अगर अबूजर साहब को मालूम है कि GB में क्या होना है, तो मौलाना को क्यों नहीं मालूम? क्यों गए थे? मैं कहना चाहता हूं इनके लाहौर में लोग इनके पास आए, GB में इलेक्शन ये हारे हैं, इनके लोग इनके लिए निकल नहीं रहे हैं, पार्टी में टूट फूट हो चुकी है। और NRO भी सामने आ चुका है ना, याद होगा आपको कि जो FATF की 34 शिकें इन्होंने दी थी, इन्होंने NRO मांगा। बड़े बड़े कहते हैं मैंने NRO नहीं मांगा, हमने NRO नहीं मांगा। अब तो सामने आ गया वो 38 शिकें क्या थी। कितनी शर्मनाक बात नहीं है? जो उसमें कहते थे कि जी 1999 से पहले वालों को एक तो निकाल ही दो। इसका मतलब है कि 85 से 99 तक जो करप्शन की दोनों ने मिलकर, दोनों पार्टी, वो निकाल, अमेंडमेंट नहीं, वो NRO चाह रहे थे। दूसरा आ गया कि जी 99 मतलब 1 अरब से नीचे की करप्शन को नैब से निकाल दो। कितनी शर्म की बात नहीं है? साइकिल चोर को पकड़ लो, जेब कुतरे को पकड़ लो, किसी चीनी चोर को पकड़ लो, छोटे दुकान से चोरी करने वाले को पकड़ लो, ATM से 5 से 500 निकालने वाले को पकड़ लो। कहते हैं कि 1 अरब से नीचे वाली करप्शन नैब ना देखे, उसको एंटी करप्शन देखेगी। बड़े अफसोस की बात है। मतलब क्या? और 1 अरब से नीचे के अंदर ये सारे लोग, ये पूरा नवाज शरीफ एंड कंपनी एंड फैमिली, जरदारी एंड कंपनी एंड फैमिली, और ये मोटे मोटे मुर्गे, इनके चूजे सारे उसमें फिट हो जाने थे उन्होंने। और वो कहते वो निकाल दो। फिर कहते हैं कि जी 5 साल
से ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए, नाअहली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है नवाज शरीफ दोबारा इलेक्शन लड़ ले। कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट तक जब तक फैसला ना आए जब तक उसको नाअहल ना करार करो। तमाशा है। फिर कहते हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर दो। ठीक है, मतलब ये तो आपने माने ही नहीं ना, ये तो माने नहीं है। आपके मुताबिक एनआर हुए, उनके मुताबिक अमेंडमेंट्स थी नैब में। एनीवे, इसके साथ साथ आपने कहा कि ये पीडीएम जो है वो फेल हो गई है। शेख साहब, या तो फेल हो रही है या फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ सेनेट के इलेक्शन की बात की जा रही है कि वो वक्त से पहले करा देने हैं। इसके पीछे जो तजियाकार हैं, जो सहाफ़ी हैं या फिर जो एनालिस्ट हैं इंटरनेशनली अगर बात की जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत थोड़ा सा प्रेशराइज करना चाहती है ताकि जो प्रेशर हुकूमत पे था पीडीएम का वो पीडीएम पर डालना चाहती है, क्योंकि इलेक्शन पहले होंगे तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। देखिए, बात यह है कि क्या गैरानी है, 12 फरवरी को भी हो सकते हैं, 12 मार्च को भी हो सकते हैं। हुकूमत का राइट है, इलेक्शन कमीशन का राइट है, इलेक्शन कब भी हो जाए। अगर कोई गैरानी है, गैर कानूनी है। और दूसरी बात देखें जी, उन्हें अपने सियासी चाले चलने का हक है। वो धमकियाँ दें, वो इस्तीफे की बात करें, वो जलसे की बात करें, वो जुलूस की बात करें। फिर हम भी सियासत ही कर रहे हैं, हम भी पॉलिटिशियंस हमारी हैं, हम भी सोच रहे हैं कि ठीक है, काउंटर एक तरफ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क चल रहा है, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट चल रही है, दूसरी तरफ ये लोग जो नाबालिग सियासतदान हमें टक्कर गए हैं आके, उनको, एक है नाबालिग और दूसरे बेचारे एक्सपायर्ड, इनको अब डील करने के लिए कुछ हमें भी करना पड़ेगा। लाजिम बात है कि ठीक है, आप इसे फंस गए ना, प्रेशर पीडीएम का हुआ ना, फिर तभी आप ऐसे कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कोई प्रेशर नहीं, कोई मसले नहीं है। अरे भाई, प्रेशर नहीं है, इनके जो हथकंडे हैं उनको लाजिम, प्रेशर तो रिलीज हो गया अबूजर भाई, प्रेशर तो गया है। लाहौर से फारिग हो चुके हैं, इनके तोते उड़ चुके हैं, इनके इस्तीफे गुम हो चुके हैं, इनके दावे गुम हो चुके हैं, इनकी बातें गुम हो चुकी है, ये चौकड़ी भूल चुके हैं, ये साजे की आड़ी चौराहे में पटने के करीब आ गई है। अब बात यह है कि लाजिम बात है कि चल रही है ना, वो अपने अपने पत्ते शो कर रहे हैं। हमने इतनी सी बात कर दी, पहले इलेक्शन करा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम आपके चैनल के थ्रू सब देखें कि इमरान खान ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, पीटीआई ट्रांसपेरेंसी चाह रही है कि वोट बिके ना। ये जो सैकड़ों सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिशियन सियासत में बदनाम हो जाता है, और हमारे यहाँ तो 70 साल से शो ऑफ हैंड होना चाहिए। जिसने कामयाब अपनी पार्टी को दो, मतलब हम चोरी खत्म करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, चोरी नहीं खत्म करनी हमने। तो इससे ये सब वो चीज़ें हैं, जब दोबारा इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह 2023 में, उस वक्त अगर फैसला कोई होगा तो लोग सोचेंगे इमरान खान ने क्या कुछ किया। तो बात यह है कि हम ये गंद सियासत का ख़त्म करना चाह रहे हैं। शो ऑफ हैंड से क्या तकलीफ है इनको? अगर हो तो हमें तो मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा बंदे हम खरीद कर सकते हैं ना। हमेशा होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो उसके पास ज़्यादा अल्टीमेटली, जैसा जीबी में आपने फार्मूला बताया, वही फार्मूला हमारे पास भी वो एक होता है कि जी गवर्नमेंट में होती है, वहाँ वो परचेजिंग कर लेती है। हम इस गंदे काम में, गंदे गोरख धंधे में, गंदे धंधे में हम नहीं पढ़ना चाह रहे, इसलिए हम चाहते हैं शो ऑफ हैंड्स पे कर लो। लेकिन इसके लिए ये तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करती थी कि शो ऑफ हैंड या फिर ओपन बैलेट हो जाए, जिससे ये वोट बिक ना सके सेनेट का, जो कि बड़ा बदनाम हो चुका है पाकिस्तान की तारीख में। तो फिर आप इसको पार्लियामेंट लेकर आते हैं, पार्लियामेंट में मामला उठाते हैं, सब पार्टीज मिलकर करती, आईनी तरमीम हो जाती, या फिर मुतफिका राय से हो जाता। यूँ सदारती रेफरेंस दायर करना और पॉलिटिकल पार्टीज को साइड पे कर देना, ये ठीक है? देखिए, हमने तो फेटअप भी लेकर आ रहे थे ना पार्लियामेंट में, हम पार्लियामेंट में लाते ही हमें ब्लैकमेल करते हैं। ये फिर कहते हैं कि ये निकाल दो, नैब से ये निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो। जो तजर्बा हमारा रहा फेटअप के बिल के अंदर वो रहा। और बाकी बात ये है, इंशाल्लाह सदारती आर्डिनेंस, हम लोग खैर कानूनी काम तो नहीं, हम कोर्ट में चले गए, वो आ जाता है, इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शन हो जाता है, फिर पार्लियामेंट में हम लेकर आ जाएंगे। देखिए, हमारा एक हैंडीकैप तो है ना कि सेनेट के अंदर हमारी वो नहीं है, अक्सरियत नहीं है, और वहाँ ये हमें जाके ब्लैकमेल करते हैं। वहाँ सेनेट के अंदर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ गैंगअप हो जाते हैं, वहाँ इख्लाफ हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमने फिर अपना रास्ता लिया। मैंने बताया ना कि रियलिटीज़ हैं, इन्होंने अपनी बात करनी है, लेकिन हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, हमने कौम को आगे बढ़ाना है, हमने हालात अच्छे करने हैं। हम इंशाल्लाह वो करेंगे, इनको भी ये अपनी मौत मर जाएंगे, सियासी मौत इंशाल्लाह। आपने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमने पाकिस्तान की तरक्की करनी है, आवाम को आगे लेकर जाना है। इसके लिए एक बड़ा ज़रूरी जो फैक्टर है वो कराची है। कराची की आवाम को आगे लेकर जाना, कराची को डेवलप करना, पाकिस्तान को डेवलप करने के मुतरादिफ है। कराची के लिए मेजॉरिटी सीट्स कराची से ली पाकिस्तान तरीके साफ ने। 1100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसमें पानी, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, सफाई, तमाम बेसिकली सेक्टर्स को रखा गया। उसके ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ईसीसी से कब इसकी बजट मंजूरी होगी, कब ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। उस पर क्या सिचुएशन है अब?
अब सर इस पर मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पर जो हम समझते हैं कि हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं अब कि पीपल्स पार्टी कामयाब हमें नहीं देखना चाहती कराची में। पीपल्स पार्टी वो सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सके, अब अपनी सरकारी ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो कराची वालों के साथ दुश्मनी कर रही है, वो फेडरल गवर्नमेंट को ताउन नहीं कर रही है और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। मेरी सुनिएगा, बड़ा अहम आपने बात की है, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। हम जैसे गवर्नमेंट में आए 2018 में ही 162 अरब के पैकेज की बात हुई, लेकिन उसको तमाशा बनाया गया बाद में, सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की। 18th अमेंडमेंट उसके बाद SIDCL बनाई, उसके जरिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, कैसे आपने कंपनी बना दी, जबकि खुद इसका इफ्तिताह पीपल्स पार्टी ने कामिल अली शाह साहब वज़ीर आला होते थे नवाज शरीफ के साथ मिलकर किया था उस कंपनी का। हमने उसको तेज किया, उसके जरिए काम करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पैसा कब है जी, हमें दे दो माल, अब कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि इस दफा फिर वो आ गया कि जी इन्होंने कराची को लॉकडाउन लगाया पिछले फर्स्ट उसके अंदर फेज में कोरोना के, वो भी इसलिए किया था कि रेवेन्यूज कम आए, पैसा कम इकट्ठा हो, कराची की तरक्की रुके तो मुल्क तरक्की रुक जाएगी। वो भी उन्होंने साजिश की वफाक के खिलाफ, हमारे खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद हमने कहा चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी साथ बैठे, सब बैठे कि जी कराची को मिल के बनाते हैं, चलो यार हम करते हैं ना। 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स, मैं पैकेज नहीं कहता उसको प्रोजेक्ट्स कहता हूँ, आपका साफ्ती नाम पैकेज है। तय हुआ कि जी 62% के प्रोजेक्ट जो वफाक के हैं वो हम करेंगे और 38% के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, चूंकि दोनों एक दूसरे मिक्स्ड हैं। उसके अंदर क्या था, कराची की रोडें हैं, रास्ते हैं, नाले हैं, KCR है, ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद थी। उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, CM हाउस में PM CM साथ बैठते हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, एक एपेक्स कमेटी बनती है। लेकिन अलम की वो बात यह है कि उसको इन्होंने दोबारा उसको रोक दिया। और उसकी एक मिसाल, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, एक सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं जिसमें इन्होंने नाकाम करने की कोशिश की कि काम ना हो। उसके अंदर फाइनली जिससे पता चल गया कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, कि इन्होंने लईक साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया। इससे साबित होता है कि ये लोग PTI की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को यहाँ रोके बैठे हैं। अब हमें समझ आ गई इन्होंने हमें चलने नहीं देना, इनका एम है कि PTI नाकाम हो जाए और इन्होंने 1100 तो आपने हार मान ली है, तैयार है हमारे हर चलने नहीं देना, तो आपने हार मान ली, फिर ऐसे ही होगा फिर। नहीं नहीं नहीं, आपको मैंने क्या हार नहीं मानी, हमने क्या है इनको कुछ भी करना पड़े हम इंशाल्लाह खुद ही करेंगे, ये साथ होते नहीं। हमने अब बहुत सारे रास्ते हम तलाश कर रहे हैं, ना कराची को ना कराची वालों को अलग छोड़ सकते हैं। पीपल पार्टी कराची दुश्मन है, सिंध दुश्मन है, आपने कहा रास्ते तलाश कर रहे हैं, मतलब अभी रास्ता तलाश करने में मजीद वक्त लग सकता है। ECC का इजलास आज होना था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें बजट मंजूर हो जाएगा, लेकिन आपकी बात से तो लग रहा है कि अभी आप रास्ता तलाश कर रहे हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन अभी कोई करीब नजर नहीं आ रही। अरे जी बजट इसका मंजूर हो चुका, हमारे एंड पे सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। लाजिम बात है कि K4 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सिंध से वफाक को शिफ्ट होने, बहुत सारी चीज़ें जो सिंध गवर्नमेंट ने अब तक रोकी हैं, हम सब कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं। अब इनके आसरे पे नहीं है, इंशाल्लाह जो हमें करना होगा करेंगे। कराची को न छोड़ेंगे न छोड़ सकते हैं, चूँकि इससे ये मुल्क की शहरग है। अगर ये कराची पीछे जाता है तो मुल्क पीछे जाता है, सूबा पीछे जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी सरकारी ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमें नाकाम करना चाहती है। लेकिन तय करना चाहता हूँ, हमारी पिछले दौरान से 5-6 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें हम गए थे, फेडरल मिनिस्टर्स हमारे गए थे, MQM के साथ ही गए थे। तो इंशाल्लाह उसमें हमने तय कर लिया है, अल्लाह खैर करे, कराची इंशाल्लाह और पीपल पार्टी भी याद करेगी और कराची भी याद करेगा कि इंशाल्लाह हम तमाम जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह कोई टाइम फ्रेम शेख साहब, क्योंकि कराची की आवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि 2.5 साल बाद जो पैकेज उनके लिए अनाउंस किया गया है उसके लिए एटलीस्ट कोई टाइम फ्रेम मिल जाए कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, सीवरेज, सफाई, ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। आपने कहा कि हम लोग प्लान में हैं, बस वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात भी हो गई, डिस्कशन हो गई, लेकिन कोई एक आइडिया दे दें कि इस सब तक एक टाइम दे दें कि यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। जी देखिए जी, काफ़ी सारे काम हमारे इस वक्त तो चल भी रहे हैं ना, कि SIDCL के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड चल रही हैं, दूसरा हमारे MNA के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उस SDG गोल्स के तहत हमारे हर हल्के में, कराची के हर हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए हमने तय कर लिया है, टाइम से फ़ायदा कुछ नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह जल्द, चूँकि ये आपका इशू नहीं है, ये किसी एंकर का इशू नहीं है, ये किसी और का इशू नहीं है, ये मुल्क का इशू है और हमारी जिम्मेदारी है। हमने कराची ने मैं वोट दिया है, मैं खुद कराची से इलेक्टेड, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ कराची का। कराची ने हमें एतमाद किया, इंशाल्लाह हम उस एतमाद पर पूरे उतरेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डायरेक्शन ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि कराची की आवाम ने वोट दिया है और उनका हक है कि उनको वो रिलीफ मिले, वो बेनिफिट्स मिले जिसके आपने उनसे वादे किए हैं। हम भी उसका इंतज़ार करें कि वादे वो वफा हों। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल डेवलप की कराची की डेवलपमेंट और फिर इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट कराची के अंदर एक्सपेक्टेड है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हमने उनसे बात किया। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कराची के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो कराची के आवाम के लिए एक और अच्छी खबर भी है। वफाकी हुकूमत ने कराची के बासियों को खुशी की नवीद अब सुना दी है और शहर कायद में बसने वाले आवाम के लिए हुकूमत ने ग्रीन और ऑरेंज लाइन बसों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया है, जो कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आवाम को अच्छी सहूलियात मिलेंगी ट्रांसपोर्ट की। हुकाम ने चीनी कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं, जिसके तहत चीनी कंपनी ग्रीन लाइन के लिए 80 और ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें देगी। ज़ाया का ये भी कहना है कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन बसें पाकिस्तान पहुंचने में अभी 5 से 6 माह लग सकते हैं, तो ये भी इंतज़ार अभी करना होगा आपको। लेकिन अगर जब आ जाएगा ये वक्त तो फिर कराची के आवाम को ये इस देखकर खुशी होगी कि अच्छी बसेस, अच्छी ट्रांसपोर्ट जो है वो उनको मैसर हो सकेगी। फिर वफाकी हुकूमत में ग्रीन लाइन मेट्रो बस मनसूबे के लिए 80 बसों की खरीदारी का जो इंटरनेशनल टेंडर जारी किया था, उसके हवाले से अपडेट ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जून 2021 तक ग्रीन लाइन बहाल करने का ऐलान भी किया गया था और जून 2020 को 12 जबकि बसें खरीदने की जो इजाज़त दी गई थी वो ग्रीन लाइन का पूरी की गई, जबकि मनसूबा 24 अरब रुपए की लागत से तैयार होना है। पहले मरहले में मनसूबे के तहत में कराची के इलाके सरजानी से नुमाइश तक 200 से 250 अफराद की गुंजाइश वाली 80 बसें भी चलेंगी। तो अब हम दुआ करते हैं जी कि जो बताया जा रहा है मुआहदा हो गया, इसका फ़ायदा आपको भी पहुँचे, कराची के अवाम को पहुँचे, क्योंकि अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मिल जाती हैं तो उससे कराची की अवाम को बेहतरी मिलेगी, माशत बेहतर होगी और इससे रोज़गार भी मज़ीद मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनली कुछ हम अब डिस्कशन अगर कर लें तो उस पर यह है कि इज़राइल में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इज़राइल जो इस वक्त खासा अंडर डिस्कशन है अपने इलेक्शंस के हवाले से भी, और फिर जो इंटरनेशनली उसको माना जा रहा है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है डिफरेंट ममालिक की तरफ से, तो इसलिए इज़राइल इस वक्त खासा बहस में है, जिसके बायस पार्लियामेंट एक बार फिर तहलील भी कर दी गई है और बजट की मंजूरी में नाकामी के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। इजरायली कानून साजों की जानिब से ऐसे बिल को मुस्तरद किया गया है जिसका मकसद बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को मजीद वक्त देना था। इजरायली पार्लियामेंट के 49 अरकान ने बिल के खिलाफ और 47 ने उसके हक में वोट दिया। पार्लियामेंट तहलील होने के बाद इजराइल में 2 सालों में चौथी बार इंतखाबात 23 मार्च को होने हैं, मतलब इतने थोड़े ड्यूरेशन में 4 बार इंतखाबात हो रहे हैं। तो इससे ये चीज़ तो वाज़ेह होती है कि इजराइल में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि इस वक्त सिचुएशन खासी ख़राब होती जा रही है। 120 नशिस्तों पर ये इंतखाबात जो कराए जाने हैं, उससे अब आइंदा कौन सी हुकूमत बनती है, क्या उससे मुहरक़ात होते हैं और उसकी फिर क्या पॉलिसीज़ होती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 2 सालों में 4 इंतखाबात बता रहे हैं कि इजराइल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। मखलूद हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और उनके सियासी हरीफ वज़ीर दिफा बेनी गेट्स के दरमियान इत्तेहाद की बुनियाद पर कायम की गई थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है और अब इसके बाद देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इजराइल में क्या होता है। इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनती है वो किस तरफ लेके जाती है इजराइल को। लेकिन इजराइल के हवाले से जो कि हमने पहले भी जिक्र किया कि बहुत से ममालिक इस वक्त एक्नॉलेज कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक खासकर इजराइल को, और उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई और बहरीन, सूडान के बाद अब मराकश ने भी इजराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। तो ये 4 इस्लामी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इजराइल को तस्लीम किया। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा हों, उन्होंने कह दिया है कि जब तक फ़लस्तीन को इजराइल नहीं मानता तब तक हम इस बात पर नहीं आ सकते कि आया इजराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना, क्योंकि फ़लस्तीन एक वो कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से अभी ये तनाज़ा वहीं पर खड़ा है जैसे 50 साल पहले भी था। इसके अलावा अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल ने कहा है कि एक और 5वां मुल्क भी इस्लामी मुल्क है जिसके साथ जल्द मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान नहीं है, जिसकी खबरें खासी इस वक्त बहस में थी। गैर मुल्की खबरें एजेंसी के मुताबिक इजराइल और मोरक्को के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। इजराइल और मराकश ने बाकायदा सिफारती ताल्लुकात भी कायम करने का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब जब बायलैटरल ताल्लुकात बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद एम्बेसीज बनेगी, फिर मज़ीद ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर की मौजूदगी में मराकश के वज़ीर ख़ारजा और इजरायली ओहदेदारों ने सिफारती ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे पर अब दस्तखत कर दिए।
और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, मौशी तरक्की, मराकश में कारोबारी सलाहियत और फिर टेक्नोलॉजी की हिमायत पर मरकूज होगी। तो ये अब एक डेवलपमेंट है। मोरक्को ने भी तस्लीम कर लिया, इसराइल को एक बार फिर अब मज़ीद जो सपोर्ट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलने जा रही है। उसमें हम देखते हैं कि बाकी मुस्लिम ममालिक अपना क्या किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया इसराइल को मनवाने के लिए, वो खुद को अब सदर मनवाने के लिए भी खासी कोशिशें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं शायद दोबारा सदर मुंतखब हो जाऊं। लेकिन अभी भी बात ये समझ में नहीं आ रही कि आया वो जो इलेक्शन हुआ है नवंबर में, जो बाइडन जिसमें जीत गए हैं, लेकिन वो इसको मानते नहीं हैं। खैर ये तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ जाती सिचुएशन या नहीं, और ट्रंप खुद निकल जाते हैं आराम से ही प्रेसिडेंसी से, तो वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 900 अरब डॉलर्स के कोरोना रिलीफ बिल पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ये खासी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो उससे जो कोरोना रिलीफ फंड है और उससे मिलने वाले जो फ़ायदे हैं उसके ऊपर काफ़ी हॉल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। बिल में गैर ज़रूरी और फजूल चीज़ें उन्होंने कहा कि शामिल हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिक और अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से बिल मंजूर किए जाने के बाद कांग्रेस ने सदर के दस्तखत के लिए बिल व्हाइट हाउस भिजवाया था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत न करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि बिल में गैर ज़रूरी फजूल ऐसी चीज़ें डाली गई जिसकी वजह से कोरोना के हवाले से कुछ उसमें शामिल नहीं है और कोई फ़ायदा उनके मुताबिक नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने हर शहरी के लिए रकम $600 से बढ़ाकर $200 करने के $2000 करने का मुतालबा भी किया है, और कांग्रेस बिल में तरमीम करके दोबारा व्हाइट हाउस भिजवाए जाए, ये भी उन्होंने कहा है। और अगर तरमीम ना की गई तो ये बिल आइंदा हुकूमत ही मंजूर करेगी। अब बिल कांग्रेस को वापस लौटाते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया और मज़ाक़ खेज़ एक दावा भी किया, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि वो अभी अपने आप को ये तैयार नहीं है तस्लीम करने के लिए वो इलेक्शन हार गए। उन्होंने कहा कि शायद आइंदा हुकूमत मेरी ही हो, और ये यकीन उन्होंने कहा कि कांग्रेस रुकन ने 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल बिल पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि बिल में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वालों के लिए $1800 फ़ीकस रखे गए। तो ये रकम अमेरिकी शहरियों को मिलने वाली रकम से भी ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ चूँकि अब अमेरिका में जल्द ही प्रेसिडेंसी तब्दील होने वाली है, जो बाइडन आ जाएंगे सदर के तौर पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते ये जो बड़ा फैसला किया है उससे क्या नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकली तो नुकसान एक तरफ, लेकिन जो कोरोना के जो रिलीफ फंड में मिलने वाला जो फ़ायदा आम लोगों को मिलना था उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अभी हमें देखना होगा कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। फिर इसके साथ साथ 3 मिलियन पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्तस किए हैं। $560 मिलियन FBI में तामीरात के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो ये बजटिंग भी हो रही है, दोबारा से दस्तखत भी होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत करना बड़ा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि वो दस्तखत करते हैं या फिर नहीं। इसके साथ साथ एक और इंटरनेशनल मामला वो है एनवायरनमेंट का। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर, आपको मालूम है कि कराची और लाहौर 2 बड़े शहर हैं, उनमें आलूदा तरीन फ़ज़ा है और टॉप 10 सिटीज़ में शामिल रहे हैं बड़ी देर, और अभी भी यही मामला रहा है कि किस तरह से हमने इसको लॉन्ग टर्म बेहतर करना है। लेकिन पाकिस्तान तो अभी इससे डील भी कर रहा है और आइंदा प्लानिंग भी कर रहा है। बिलियन ट्रीज सुनामी का पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट भी बनाया है और अभी इस पर काम भी कर रहे हैं। फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में सपोर्ट की जा रही है, साउदर्न एरियाज़ में दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान तो फ़ज़ाई आलूदगी से लड़ने के लिए तैयार है और इसको बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। भारत की जहरीली फ़ज़ा ने लाखों अफराद की जान ले ली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। बाकायदा तौर पर ये अभी तवातर से चल रहा है। दिल्ली में जो काम हो रहा है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो फ़ज़ा जो है आलूदा है और आम शहरी बगैर मास्क के सड़क पर नहीं आ सकते। तिब्बी तहकीकाती जरीदे की रिपोर्ट ने भारत में फ़ज़ाई आलूदगी को इंसानी जानों समेत मईशत के लिए भी संगीन खतरा करार दे दिया। और ऑब्वियसली जब आपके फ़ज़ाई आलूदगी होगी, उससे हम बात होंगी, हेल्थ सेक्टर डैमेज होगा, फिर आपकी जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं और फिर मईशत भी उससे मुतासर होती है। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से भारत जो कि दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क है, और जरीदे तहकीकाती के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फ़ज़ाई आलूदगी से हर साल अमवात में अभी भी इजाफा हो रहा है और 16,70,000 अफराद एक साल में हलाक हो चुके हैं, जो मजमूई शरह अमवात का 18% है। यानी कि 18% सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी से भारत में अमवात हो रही हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 2017 में फ़ज़ाई आलूदगी से 12,40,000 अफराद हलाक हो चुके थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फ़ज़ाई आलूदगी से इंसानी ज़िंदगी को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के बाइस मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है और 2019 में होने वाली हलाकतों के नतीजे में भारत की GDP को $36.8 अरब का नुकसान हुआ। $36 अरब कोई छोटी रकम नहीं है, और वो सिर्फ
फ़ज़ाई आलूदगी से भारत को नुकसान उठाना पड़ा। और इस रिपोर्ट में भारतीय दारकूमत दिल्ली को दुनिया का आलूदा तरीन शहर भी करार दिया गया। दिल्ली की फ़ज़ा में 2.5 PM आलूदगी के ज़रात जांचे गए जो कि ज़िंदगी के लिए इंतहाई मज़र हैं। नवंबर 2019 के बाद दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। तो अब देखते हैं कि जी फ़ज़ाई आलूदगी को किस तरह निपटता है भारत, क्योंकि कोरोना को जिस तरह से निपटा है भारत ने, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। भारत में जो हुकूमत कर रही है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह से वो डील कर रहे हैं आपके मुस्लिम कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, वो भी काबिल तशवीश है। और फिर जिस तरह से उन्होंने डील किया फ़ज़ाई कोरोना को, वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल बेहतर नहीं थी। और जो शाइनिंग इंडिया का दावा किया जाता है, हकीकत में भारत बहुत स्लाइड के ऊपर नीचे जा रहा है। और जिस तरह से उसकी स्पीड है, ये लग रहा है आइंदा चंद सालों में भारत को खासा नुकसान होने वाला है। एनीवेज जी, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से ब्रेक से पहले कुछ हमने अच्छी खबरें भी आपने डिस्कस की कि कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है। इंटरनेशनली भी हमने खबरें डिस्कस की हैं। जब अच्छी खबर आए या कोई खुशी की बात आए तो फिर आपके चेहरे पे स्माइल आती है, और जब चेहरे पे स्माइल आती है तो दांत जो हैं वो नज़र आते हैं। फिर अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी नज़र आ जाती है। अब हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर में बाकी चीज़ों के ऊपर तो काम किया जा रहा है, अवेयरनेस भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो उम्मीद और आवाम है उसको दांतों के मसाइल पर इतनी आगाही नहीं है। हमने ये देखा है कि जब आपके दांतों के मसाइल बढ़ जाते हैं, एक हद से ज़्यादा क्रॉस हो जाते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको वो रूटीन का दर्द जो है वो घर पे एक मेडिसिन ले ली और दैट्स इट। लेकिन इसकी वजह से फिर मसला ये होता है कि जब मसला ख़राब हो जाता है वो पेचीदा भी होता है और फिर उसके लिए तकलीफ भी ज़्यादा होती है, फिर पैसे भी बड़े खर्चे होते हैं। पैसों की बात जब मैंने कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये भी कहा जाता है कि जो दांतों का इलाज है वो बड़ा महंगा है। अब ये वाकई ये जो इसका इलाज महंगा है, और लोग क्यों नहीं उतने अवेयरनेस लोगों को कि दांतों के इलाज या फिर मसूड़ों का दर्द है तो वो डॉक्टर के पास जाएं और फिर अपने जो मसाइल हैं उसका हल तलाश करें। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, सीनियर डेंटिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपसे डॉक्टर साहब, मैंने जिस तरह से इंट्रो में बात की और मैंने कहा कि लोगों को मालूम नहीं होता और वो एक हद से ज़्यादा जब दांतों का मसला क्रॉस होता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। इसकी आपने देखा है कि बाकी इसमें हकीकत है, वजह है क्या, इस तरह लोग क्यों करते हैं? ये बहुत एक बिल्कुल सही बात की आपने। असल में शायद दांतों की तादाद ज़्यादा है तो लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक आधा ख़राब हो भी जाएगा अच्छा तो बाकी का तो काम कर रहे हैं ना। हालांकि दांत की अपनी एक पोजीशन है, उसका अपना एक फंक्शन है। कुछ दांत ऐसे हैं जो कि बोलने के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे जो कि फ़र्स्ट बाइट जब इंसान खाता है किसी चीज़ का उसके लिए ज़रूरी हैं, कुछ उसको दाढ़ें जो है मोलर्स वो खाने को चबाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये मैंने देखा हमारे माशरे में ट्रेंड है कि लोग तब जाते हैं जब मामला हाथ से निकलता है, और बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो कि रूटीन में अपना फॉलोअप करवाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि एक दांत चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन है और फिर वो दांतों के हर एक के अपने रोल हैं। अपने तो फिर आप ये बताएं कि उमूमी तौर पर लोगों को क्या मसाइल हैं हमारे यहाँ पर जो कि आपने देखा है जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, ज़्यादातर मसाइल कौन से आते हैं और क्या स्टेज होती है उसकी? अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में आता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके फीडर से के नताइज जो हैं फीडर पिलाने के वो काफ़ी ख़राब हैं। छोटे बच्चों के दूध के दांतों में ग्रॉसली कीड़े लगे होते हैं, बहुत सारे दांत अक्सर ख़राब होते हैं। ठीक है। और अगर बड़ों में जाएं हम तो बड़ों में ये है कि मसूड़ों से खून आता है, कैविटीज़ हैं, ठंडा गर्म लगता है। और बच्चों में अगर दोबारा देखेंगे तो टेढ़े दांत का होना, जिसको हम कहते हैं कि हम डेंटल ब्रेसेस लगा के सीधा करते हैं। ठीक है, अब ये आपने बताया वो जो रूटीन में हमने रूटीन में हमें देखे हैं। अब आप अगर जिक्र कर रहे हैं बच्चों की हवाले से, अगर पहले उनसे शुरू करते हैं अगर, तो बच्चों में ये जो कीड़ा लगना है या फिर बच्चों के दांत टेढ़े हैं या ख़राब हैं या उनकी जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं होती है कई दफ़ा, उसकी वजह क्या है और उसका फिर इलाज क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, उसके बाद हम बचपन में उनको फीडर पे लगा देते हैं, जो कि फीडर मैंने देखा कि 7-8 साल की एज तक कंटिन्यू रहता है। अब फीडर से ये होता है कि जो दूध है और उसमें चीनी है वो सोते में जब बच्चा पीता है तो ज़्यादातर पोर्शन मैदे में चला गया, बाकी वहीं पे इकट्ठा रहता है, उससे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। दूसरे कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उससे उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि तालू तंग हो जाता है, तालू की शेप नैरो हो जाती है, वो निपल की शक्ल ले लेती है और वो दांत टेढ़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वजह, तो इसके लिए मीठा थोड़ा सा बच्चों को अवॉइड कराएं और फिर ये जो आप निपल और इस तरह की चीज़ें करें वो कम करें। अगर मीठा खाते भी हैं तो हर दफ़ा मीठा खाने के बाद ब्रश ज़रूर करवा दिया करें ताकि मुंह साफ़ हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया बड़ों में हमने देखा है कि खून मसूड़ों से आना, फिर दांतों का पिलाहट होना, इसके आप बताइएगा इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसका हल क्या है?
अगर बड़े अपने दांत रात को सोने से पहले साफ़ करना शुरू कर दें तो 40% 50% तो लोग वहीं पे उनके मसाइल ख़त्म हो जाए। 40%? यस। अच्छा। बिकॉज हमारे एक रवायत चली आ रही है सुबह उठ के ब्रश करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आप दूसरों के लिए करते हैं ताकि दूसरों को आपके मुंह से बू ना आए। आपका जो अपने लिए ब्रश करना है वो रात को ब्रश करना है, क्योंकि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, आपका मुंह साफ रहता है। लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा है लोगों के अंदर सुबह उठ के ब्रश करना तो एक रूटीन है, लेकिन रात की बात तो सिर्फ हमने किताबों में बहुत कम देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जिसको फॉलो करते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह ये कि अवेयरनेस नहीं दी गई और अवेयरनेस थी भी नहीं, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसा है, अब लोग डेंटिस्ट पर चक्कर लगाना शुरू हो गए। दूसरा ये मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, लाइक जैसे तो आपके सामने बैठा हूँ, बहुत से लोग देख रहे होंगे और वो अवेयरनेस ले रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने कि रात को ब्रश करना है। अब या तो खुद तो करना शुरू कर देंगे या हमसे आके एक दफ़ा एडवाइस जरूर लेंगे। अच्छा, अब जब ब्रश करने का जिक्र आता है तो लोगों को टेक्निक्स भी नहीं पता होती है ब्रश की, हल्का सा ब्रश किया और बस दैट्स इट। इसका क्या आप कुछ बताएंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके कि किस तरह से करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए? इट्स क्वाइट सिंपल, जस्ट फॉर अ मिनट आपने दांतों को ऊपर से नीचे साफ करना है। अच्छा। ना कि यूं चौड़ाई लंबाई अच्छा, ऐसे नहीं करना। ऐसे आप करेंगे तो जो दांतों के बीच में जगहों में खाना के ज़रात पड़े हुए हैं वो वहीं पे फंसे रह जाएंगे। ठीक है। वो साफ तो तब होंगे जब ऊपर से नीचे करेंगे आप साफ। बिल्कुल ठीक। फिर आप दायरों की शक्ल में करें। दायरों की शक्ल में करने से ये फ़ायदा है कि जहाँ पे गम और टीथ आपस में मिलते हैं वहाँ पे हाफ सर्कल बनता है। आप जब गुलाई में ब्रश करेंगे तो वो जगह साफ़ हो जाएगी और सीधा करेंगे तो दांतों के बीच की जगह साफ़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। सही है। अब जो पिलाहट है दांतों की, क्या वो भी इसी से कनेक्टेड है या वो बीमारी भी होती है? अक्सर सुनने में पिलाहट की वजह होती है, कुछ लोग उन्होंने बचपन में कोई एंटीबायोटिक्स 5 साल की एज से पहले ऐसे खाई होती हैं, कुछ लोगों ने 5 साल की एज से पहले कोई ज़मीनी पानी वो जो बोर करके पिया जाता है उससे नमकियात और फ्लोराइड ज़्यादा होता है, उससे हो जाता है। कुछ लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, कुछ लोगों में अल्कोहल और इस तरह का जो इस्तेमाल है वो, और कुछ लोग जो हैं वो ये कोला ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। ठीक है। उससे भी मतलब पी लेने की बहुत सी वजह है। तो फिर उससे ये ठीक कैसे होता है, ये रूटीन आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? क्या डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है या खुद भी कुछ ट्रीटमेंट घर पे भी? खुद से बहुत कम होता है कि टूथपेस्ट ऐसी होती है जिनमें सोडा होता है तो वो कर देती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम ब्लीचिंग के थ्रू इनको वाइट कर देते हैं, डेंटल ब्लीचिंग करते हैं, या हम पॉलिशिंग से अगर वो ऊपर के स्ट्रेन जैसे निकोटीन के हैं सिगरेट पीने वालों के, वो हम स्केलिंग और पॉलिशिंग के थ्रू ही हम सही कर देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, तो उसके लिए लोगों को एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है यहाँ पाकिस्तान में खासकर। इंटरनेशनली तो लोगों के पास इंश्योरेंस होती है, आपके क्लेम मिल जाते हैं हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात है कि अगर आपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो अच्छे खासे पैसे आपके लगने वाले हैं। मेजॉरिटी में मैंने ये देखा है कि लोग डेंटिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते कि यार इतने पैसे लग जाने हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे जो मटेरियल्स और इक्विपमेंट जो है ये सारा इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट पे आपको पता है ड्यूटीज़ काफ़ी हैं। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पाकिस्तान में बनते हैं, बाकी हर चीज़ इंपोर्ट होती है। वो चूँकि टैक्सेस लग के, ड्यूटीज़ लग के हमें वेंडर्स ज़्यादा पैसों में देते हैं, तो हम पेशेंट्स ज़्यादा चार्ज करने पर मजबूर हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि डेंटल जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अब फैसिलिटीज़ शुरू हो रही हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है कि ओवरऑल लोगों के दांतों में कीड़ा लग जाता है, बड़े होके भी दांत ख़राब हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे होते हैं, फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको खून नहीं भी आ रहा लेकिन दर्द है, तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि ये मसला संगीन है या फिर रूटीन मैटर है? इससे बचने का एक तरीका पहले बता दूं कि साल में 2 दफ़ा हर 6 माह के बाद आप बगैर कोई वजह नहीं भी आप डॉक्टर को दिखा दें। अच्छा। ताकि कोई भी अगर कोई एलिमेंट या कोई डिजीज़ आ रही है तो शुरू में पकड़ी जाए, और अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि हम उस पेन की वजह ढूंढ सकें। दांतों में पेन की बहुत सी वजह हैं। ठंडा गर्म दांत सेंसिटिव होंगे तब भी पेन होगा, दांत में कैविटी होगी तब भी पेन होगा, बाज़ लोगों को सोते में दांत पीसने की आदत है, सुबह उठते हैं उनके जबड़े भी थके होते हैं और दांत भी पेन कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ रीज़न है इनको फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए डेंटिस्ट के पास आना ज़रूरी है ताकि वो इसका रूटीन चेकअप आप करवाएं हर 6 महीने बाद, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको नज़र आ जाए। अच्छा, इसके अलावा जो कि लोगों के लिए आसानी, क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस देना, तो कुछ ऐसी अलामात जो कि क्योंकि अक्सर जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा था कि जब आप मेडिकली अगर डॉक्टर डेंटिस्ट को देखा जाए या डेंटिस्ट्री को देखा जाए तो लोगों के जो दांतों के मसाइल हैं जब ज़्यादा संगीन होते हैं, जब मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों को तब ख्याल आता है और वो उस तरफ इग्नोर करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी अलामात जो कि ऐसी आप सिम्टम्स हों जो लोगों को आप गाइड कर सकें कि अगर ये आपके दांतों में मसला आ रहा है रूटीन में तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर पर जाएँ। बिल्कुल। अभी मैंने अर्ज़ किया कि हर 6 माह के बाद दिखाएं। उसकी वजह ये है कि जो दांत हैं ये जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है,
ठीक है। ये बहुत अरसे में ख़राब होते हैं और फिर ठीक भी बहुत अरसे में होते हैं। इसका बेहतर हल यही कि आप कुछ भी ना हो तो डॉक्टर को दिखाते हैं। और अगर आपको ज़रा सा लगे कि ठंडा गर्म लग रहा है, ज़रा सा लगे कि पेन शुरू हो गई है, आपको ज़रा सा फील हो कि ब्रश किया तो खून आया, तो फौरी तौर पर इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ कि रूटीन चेकअप कराना ज़रूरी है। और अगर हम लोगों के लिए ये गाइडेंस ज़रूरी इसीलिए है डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर लोग जब इलाज नहीं करवाते हैं तो जब इलाज करवाने जाते हैं तो उस टाइम हालात बिगड़ गए होते हैं, आपकी जो बीमारी है वो बढ़ गई होती है और उसकी वजह से मज़ीद प्रॉब्लम भी होते हैं और फिर पैसे भी खर्च होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की तमाम सिचुएशन पर। नाज़रीन, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको ये अवेयरनेस हो कि किस तरह से आपने अब बॉडी है, हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करना है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं, इग्नोर ना करें। किसी भी किस्म का मसला है, चाहे वो आपका स्टमक में है, कहीं पर और आपको दर्द हो रही है, या फिर इसके अलावा आपके अगर दांतों में दर्द है, तो उसका एक ही हल है कि आप डॉक्टर से जाकर रुजू करें, उससे आप मशवरा करें। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाएँ, क्योंकि ये इंतहाई नुकसानदेह भी हो सकती है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए आपके लिए परेशानी का बाइस भी बन सकती है। एनीवे जी, आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।